इसी गाय को बता के 25 लीटर उन्होंने दिया था, लेकिन ये अभी 20 लीटर पे है। और किसी गाय को जैसे इनको 20 लीटर बता के दिया तो ये 17-18 पे हैं। इनके छोटे होते हैं और इनका जो अडर होता है वो पिंक होता है। टीथ भले भी दूसरा कलर का हो सकता है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ जो अडर होता है वो पिंक होता है। अच्छा। और जो पूंछ होती है वो घुटने से ऊपर देखी जाती है, मानी जाती है कि हाँ, मांस वाला पोर्शन अगर घुटने के ऊपर है तो वो बढ़िया ब्रीड में है। और एक अडर भी होता है कि कॉम्पैक्ट अडर मिल जाए तो बहुत बेहतर है। एक जीपीजी प्रोटोकॉल नाम की चीज है, उसको हम लोग अपने फार्म पे अप्लाई करने जा रहे हैं। तो देखिए आगे आने वाले टाइम में क्या रिजल्ट रहता है। अभी कुछ गायों में है, मतलब 2-3 गाय कंसीव की है, बहुत ज्यादा गायों में रिपीट ब्रीडिंग की समस्या नहीं आई है। वाटर बाउल इसको बोलते हैं। ये गाय क्या है कि ऑटोमेटिक 24 घंटे अपनी इच्छा से पानी पी सकती हैं। 20 लीटर की आप गाय खरीद के ले आएंगे और बच्चा उसका 10 लीटर 5 लीटर पे जाएगा तो नेक्स्ट जनरेशन जो आएगी वो आपका मिल्किंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, तो ऑटोमेटिक आप लॉस में जाएंगे। अगर ब्रीडिंग पे काम किए रहेंगे, 20 लीटर की गाय ले आएंगे और अच्छे क्वालिटी का सीमन यूज करेंगे तो 30 लीटर 40 लीटर 25 लीटर पे जाएंगे, तो वो इम्प्रूवमेंट होगा धीरे। जीपीजी का भी रिजल्ट आएगा। फिर उसके बाद साइलेज अपना एक खुद का बनाते हैं, खरीदते हैं, या फिर हम डेयरी शुरू करना चाहते हैं तो नस्ल की कौन सी नस्ल की तरफ जाएं? मेरी तो मतलब फर्स्ट प्रेफरेंस पे HF गाय ही रहेंगी, क्योंकि ये लंबे टाइम तक मिल्किंग पे रहती हैं। देसी गायों का क्या होता है कि क्या होता है, एक गाय में आप 60% 70% बचा सकते हैं, लेकिन जहाँ पे कॉमर्शियली डेयरी फार्मिंग की बात आती है वहाँ पे फीडिंग के साथ साथ एक लेबर चार्ज भी इंक्लूड हो जाता है। जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक और शानदार जानदार बेहतरीन वीडियो में। दोस्तों आ गए हैं आदर्श भाई के फार्म पे। नाम कुछ सुना सुना सा लग रहा होगा क्योंकि अंबुज भाई के मित्र हैं और अंबुज भाई आदर्श भाई का नाम चर्चित कर दिए हैं। तो आदर्श भाई नमस्कार। नमस्ते भैया। और कैसे हैं? बढ़िया है भैया। बढ़िया है, बिल्कुल भैया। कैसा चल रहा है फार्मिंग? बढ़िया चल रहा है भैया। बढ़िया चल रहा है। हम लोग देर नहीं करते हुए आदर्श भाई के फार्म के अंदर चलते हैं और हम लोग आज ज़्यादा लंबा बात नहीं करेंगे, मगर जो भी करेंगे जेन्युइन बात करेंगे। अगर लंबा भी हो जाएगा तो बात काम की होगी। सबसे पहले आदर्श भाई, कब शुरुआत हुआ था इस फार्म का? इस फार्म की शुरुआत भैया मई के महीने में 2025 में हुई थी। अच्छा। हाँ भैया, 2025 में मई में आपका शुरुआत हुआ था। तकरीबन 1 साल होने वाला। हाँ, 1 साल समथिंग भैया होने वाले कह सकते हैं। टोटल इस समय आपके पास कितनी गाय हैं? इस समय भैया 14 HF गाय हैं, हॉलिस्टन फिजिशियन। 14 गाय। ये जो लगभग 1 साल का दौर रहा है, इसमें कितना उतार चढ़ाव देखे आप? और जो हमारे नए युवा वीडियो को देख रहे होंगे तो क्या उनके लायक ये बिजनेस है, ये सेक्टर है, या फिर अभी और रुकना चाहिए उनको? नहीं भैया, ये मतलब युवाओं को करने के लिए एक बहुत बढ़िया सेक्टर है। मेन क्या है कि एकाएक मतलब न स्टार्ट करके युवा 1-2 पशु रख के उनकी हेल्थ और दवा दारू सब कुछ फैमिलियर हो जाए, उसके बाद मतलब उसको बड़े स्केल पे, लार्ज स्केल पे एक कॉमर्शियली फार्मर मतलब बन सकते हैं। अच्छा, इसमें यहीं पे 2 सवाल खड़े होते हैं। हाँ भैया। एक होता है कि यार हम तो जिंदगी भर से 1-2 पालते आए हैं। हाँ भैया। तो फिर क्या मैं डायरेक्ट 2-4-10 ला करके कर सकता हूँ? और एक होता है करना क्या यार, गाय ही तो पालना है, 2-4 लाते हैं पालते हैं, एक में कौन सा कमर्शियल वाला फीलिंग आएगा? नहीं, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। जो युवा पीढ़ी है उनको कम टाइम में ज्यादा प्रॉफिट गेन करने की एक लालसा इच्छा होती है, तो और होनी भी चाहिए। लेकिन ये काम एक पेशेंस वाला है। अच्छा। कि आप बहुत ग्रेजुअली कोई चीजों को बढ़ाना चाहेंगे तो उससे बचकर आदमी 2-4 पशु से पहले सीख ले अच्छे से। अच्छा। उसकी मेडिसिन, उसकी हेल्थ, उसके विषय में पूरी जानकारी ले ले, फिर उसके बाद वो 10 रखे, 15 रखे, 20 रखे, 40 रखे, वो उसकी इच्छा के ऊपर है। अच्छा ड्राइवर बन जाए, फिर गाड़ी कहीं तक चला सकता है। गाड़ी जहां तक इच्छा हो वहां चला सकता है। सबसे ज्यादा चैलेंज क्या आता है इसमें? इसमें भैया सबसे ज्यादा चैलेंज है इनके मैनेजमेंट और फीडिंग गायों के विषय में। अच्छा, एक आदर्श भाई और बात होती है कि यार ये जो गाय गोरू वाला काम है, हाँ भैया, अनपढ़ों और गंवारों का काम है। हाँ। तो आपका एजुकेशन क्या रहा है?
नहीं भैया, ये मतलब अनपढ़ों गवारों का बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। क्योंकि अब जो कॉमर्शियली डेयरी फार्मिंग चल रहे हैं उसमें एक एक चीज पे जानकारी लेकर ही आप कर सकते हैं। इनकी फीडिंग कितनी देनी है, क्या देनी है, प्रॉपर डाइट कितनी देनी है, मिनरल मिक्सचर क्या देना है। और अगर आपके पास जानकारी नहीं होगी तो जो एचएफ गाय होती हैं उनको कंसीव कराने में भी आपको प्रॉब्लम आ सकती है। एक अनपढ़ आदमी इनकी देखरेख हमारे हिसाब से नहीं कहा जा सकता। जो इसकी देखरेख कर पाए वो अनपढ़ इंसान होगा। मतलब कि अनपढ़ों का बिजनेस है ही नहीं, पढ़े लिखों का। अब जो कॉमर्शियली डेयरी फार्मिंग हो रही है वो पढ़े लिखे लोगों का ही बिजनेस है। पढ़े लिखे लोगों का ही बिजनेस है, और जितना ज्यादा शिक्षित लोग इसमें आएंगे उतना ज्यादा इसको सफल कर पाएंगे और सफलता की रेशियो बढ़ती जाएगी। अच्छा, एक बात और है, लोग कहते हैं कि डेयरी फार्म फेल बिजनेस है। तमाम रूमर उड़े, हवा बना कि न मत करना बाबू, ये तो फेल बिजनेस है। तो इसको कैसे काउंटर कर पाते हैं, या फिर इसको कैसे आप? मेन क्या है भैया कि एकाएक जैसे आप पशु बढ़ा लिए, एक दूसरे को देखकर आप काम करने की कोशिश करेंगे कि जैसे हमारे बगल वाला काम कर रहा है डेयरी का, हम भी एकाएक पशु बढ़ा के कर लें। मेन क्या होता है, इसमें सीखने की चीज है। जब तक आप सीखेंगे नहीं तब तक इसमें आगे बढ़ नहीं सकते। अच्छा, जो हम लोग पारंपरिक तौर से करते आए हैं और इसमें करने में अंतर है? हाँ भैया, मतलब कह सकते हैं। पारंपरिक तरीके से क्या होता था कि वो फील्ड ग्रेजिंग में जाती थी, मतलब पशु पहले अपने से ही चारा छोटा मतलब छोड़ के ग्रेजिंग कर लेती थी। अब क्या है, ये खूंटे पे बंधी रहती हैं। तो आपके हिसाब से इनका मतलब डाइट पूरा कंप्लीट होना चाहिए एक ही जगह पे। ये सब सारी चीजें भैया, ये सब चीजें हैं। थोड़ा सा अपने एजुकेशन के बारे में बताइए। मेरा एजुकेशन की तरफ जाने का बस एक मकसद होता है। हाँ भैया, ये जो हमारे पढ़े लिखे युवा हैं या फिर भाई हैं, कहीं ना कहीं बेरोजगार घूम रहे हैं और एक ठो समाज से डरते हैं कि लोग क्या कहेंगे। तो उनको एक एग्जाम्पल सेट करके देना है कि नहीं भाई, ये देखिए पढ़े लिखे हैं, आपके बराबर पढ़े हैं, आपसे कम पढ़े हैं, आपसे ज़्यादा पढ़े हैं और ये काम कर रहे हैं। तो हमारे एजुकेटेड जो लोग हैं वो भी काम कर रहे हैं और सलीके से कर रहे हैं। थोड़ा सा अपने एजुकेशन के बारे में बताइए। मैंने ग्रेजुएशन की है BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से। अच्छा। फिर अभी करेंटली डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में एज अ वर्किंग एम्प्लॉय हैं जी। उसी के साथ साथ ये डेयरी का भी काम स्टार्ट किया है मैंने। अच्छा, BHU का जहाँ ठप्पा लग जाता है वहाँ पे फिर बट किंतु लेकिन परंतु एजुकेशन से मतलब सवाल ही ख़त्म हो जाता है कि नहीं, BHU से पढ़ा लिखा व्यक्ति है तो ठीक ठाक पढ़ा लिखा है। और उसके बाद अगर डेयरी फार्म कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपके लिए एक एग्जाम्पल मैंने सेट कर दिया कि BHU से पढ़ने के बाद कर रहे हैं शानदार डेयरी फार्म। और मोटा मोटी अगर कोई भाई शुरू करना चाहे तो जब गाय परचेज करे, पहला स्टेप वहीं से होता है कि हम गाय लाएं। पहले सेट बनवाएं कि पहले गाय लाएं? हाँ, पहले सेट बनवाएं कि पहले गाय लाएं? पहले सेट बनवाने के बाद ही, मतलब घर बनने के बाद ही आप रह सकते हैं। हाँ। तो इनके लिए भी है कि पहले आप सेट बना लीजिए, इनकी प्रॉपर खाने की व्यवस्था कर लीजिए, फीडिंग की भी सारी व्यवस्था कर लीजिए। फिर उसके बाद आता है कि पशु को आप ले आएं। जब उसकी रख रखाव की सारी व्यवस्थाएं हो जाएं उसके बाद ही पशु लेकर आएं आप। अच्छा, मगर यहाँ पे होता है कि हम तो एक गाय से सीखने वाले थे। हाँ हाँ, अगर हमें लगा कि नहीं यार इसमें हम सफल नहीं होंगे तो फिर सेट का पैसा गायब हो जाएगा, फंस जाएगा, तब क्या? नहीं, बात आपकी बिल्कुल सही है। एक गाय के लिए आप अपने घर में ही छोटी व्यवस्था करके उसको देख लें कि ये काम हमारे लायक है कि नहीं, हम इस काम को कर पाएंगे कि नहीं। थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो जाए फिर आप उसको बड़ा करें, आगे धीरे धीरे बड़ा करें। हाँ, फिर उसके बाद हम सेट बनवाएं, चारा की व्यवस्था करें, जो करना है उसमें हम उस सेक्टर में करें। पहली गाय जो लाएं कम से कम कितने लीटर की होनी चाहिए? कम से कम सबका भैया अपना अलग अलग कैपेसिटी होगा। हम कॉमर्शियली तौर पे भैया हमारा जहां तक एक्सपीरियंस है 20 लीटर से कम की गाय नहीं लानी चाहिए। अच्छा। क्योंकि क्या होता है, एक गाय में आप 60% 70% बचा सकते हैं, लेकिन जहाँ पे कॉमर्शियली डेयरी फार्मिंग की बात आती है वहाँ पे फीडिंग के साथ साथ एक लेबर चार्ज भी इंक्लूड हो जाता है जी। उस चीजों से मतलब बचने के लिए आपको 20 लीटर से कम की गाय हमारे राय में तो नहीं रखनी चाहिए। और उसके पीछे का लॉजिक क्या है 20 लीटर के पीछे का? 20 लीटर के पीछे का ये साइकोलॉजी है भैया कि हम लोग मान के चलते हैं कि 50% इन पे इन्वेस्ट कर देते हैं और 50% अपनी सेविंग हो जाती है। अच्छा, और कुछ छूट रहा है इसमें? नहीं, आप इंक्लूड कर सकते हैं कुछ छूट रहा हो। सबसे जो महत्वपूर्ण विषय ब्रीडिंग। हाँ, ब्रीडिंग। अगर 20 लीटर से कम की गाय पे हम ब्रीडिंग करेंगे तो उस जनरेशन तक पहुंचते पहुंचते हमको कम से कम 2 साल ज़्यादा समय लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल।
तो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि अगर 20 लीटर की गाय लेते हैं, अगर उस पर हम ब्रीडिंग करते हैं तो कम से कम 10 लीटर अगला जनरेशन में जंप करेंगे। हाँ बिल्कुल भैया। तो ब्रीडिंग भी मायने रखता है। नहीं बिल्कुल। और क्या लगता है कि अगर हमको डेयरी चलाना है, सफल करना है, तो ब्रीडिंग जरूरी है कि बाहर से खरीद के गाय किया जा सकता है? नहीं, ब्रीडिंग पे काम करना कंपलसरी है, क्योंकि ब्रीडिंग पे आप काम नहीं करेंगे। सपोज करिए कि जैसे आप 20 लीटर की गाय ले आए जी, और ब्रीडिंग पे आप काम नहीं किए, किसी देसी सांड या कम दूध देने वाली गाय का सीमन लगवा दिए गाय को, तो 20 लीटर की आप गाय खरीद के ले आएंगे और बच्चा उसका 10 लीटर 5 लीटर पे जाएगा, तो नेक्स्ट जनरेशन जो आएगी वो आपका मिल्किंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, तो ऑटोमेटिक आप लॉस में जाएंगे। अगर ब्रीडिंग पे काम किए रहेंगे, 20 लीटर की गाय ले आएंगे और अच्छे क्वालिटी का सीमन यूज करेंगे, तो 30 लीटर 40 लीटर 25 लीटर पे जाएंगे, तो वो इम्प्रूवमेंट होगा धीरे धीरे, जनरेशन टू जनरेशन बढ़ते जाएंगे आगे। मैं देख रहा हूँ कि आपके पास टैंक है। हाँ भैया। टैंक रखने का क्या रीजन था? टैंक रखने का एकमात्र रीजन भैया, यहाँ पे अच्छे क्वालिटी का सीमन अपने सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में न मिल पाना। अच्छा। उस वजह से मैंने 3-4 महीने तक सीमन भी नहीं लगवा पाया अपने गायों को ब्रीडिंग पर्पस से, क्योंकि देसी सीमन हम यूज भी कर लेते देसी गायों का, तो क्या होता मिल्क कैपेसिटी उनकी डाउन हो जाती। हम तो खरीद के 20 लीटर की लाए और उसकी मिल्क कैपेसिटी कम होती, इसलिए 2-3 महीने वेट किए, ढूंढे, नहीं मिला, तो अपना खुद का कंटेनर रखे और बाहर से बनारस में हमारे एबीएस के सप्लायर हैं, तो वहां से एबीएस के बुल जो इम्पोर्ट किए गए हैं बाहर से, उन्हीं का सीमन हम लोग ब्रीडिंग के पर्पज से यूज करते हैं। और हम लोग शुरू में बात कर लिए थे कि ब्रीडिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट। नहीं बिल्कुल। और 1 साल के फार्मर हैं, 1 साल पूरा भी नहीं हुआ और इनके पास कंटेनर दिख रहा है, इसका मतलब कि लक्षण अच्छे हैं। लक्षण अच्छे हैं और एक दूर तक जाएंगे भाई लोग, क्योंकि इन्होंने डे 1 से ही ब्रीडिंग शुरू कर दिया और डेयरी सफल बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कदम है। हाँ बिल्कुल भैया, कह सकते हैं इसका ये एक मेन स्तंभ माना जाता है। स्तंभ है से फीडिंग मैनेजमेंट जो भी है, उसके बाद ब्रीडिंग भी एक मैनेजमेंट का हिस्सा है और उसको करना पड़ेगा आपको। बिल्कुल भैया। फीडिंग की तरफ अगर हम लोग आते हैं तो फीडिंग में क्या देते हैं आप? फीड में भैया अभी तो स्टार्टिंग में हम लोगों के पास अलग अलग कंपनी के जो कैटल फीड होते हैं वो यूज किए, और फिर उसके बाद मतलब इनका कंसेप्शन रेट अच्छा न मिल पाने के कारण में, अच्छा, तो हम लोग जो देसी रॉ मटेरियल हम लोगों को अवेलेबल हो जाता है, जैसे मक्का हो गया, चोकर हो गया और आपका खली हो गया, ये सब सारी चीजें मतलब वो देने लगे। मतलब घर की फीड? हाँ, घर की चीजें। अच्छा, इसका रिजल्ट बाहर की फीडों से अच्छा है? मतलब अच्छा तो नहीं कह सकते, एक मिल्क कैपेसिटी पे मतलब संतुष्टिजनक है कि बहुत ज्यादा नहीं तो बहुत कम भी नहीं है। और क्या खिला रहे हैं हमको पता है। अगर हम फिर उधर जाते हैं, अगर हम गाय पहली गाय खरीदते हैं या फिर हम डेयरी शुरू करना चाहते हैं, तो नस्ल की किधर, कौन सी नस्ल की तरफ जाएं? मेरी तो मतलब फर्स्ट प्रेफरेंस पे HF गाय ही रहेंगी, क्योंकि ये लंबे टाइम तक मिल्किंग पे रहती हैं। देसी गायों का क्या होता है कि 6 महीने ग्राफ ग्रेजुअली बढ़ता है मिल्किंग का, और जो फिर 6 महीने बाद उनका ग्राफ बहुत जल्दी डाउन होता है। और HF गाय जो होती हैं, इनका ग्राफ ग्रेजुअली ऊपर जाने के बाद एक रेगुलर इंटरवल तक लंबे टाइम तक दूध इनका बना रहता है। वो एक डेयरी का बहुत प्लस पॉइंट है HF गायों का, कि अगर ब्रीडिंग में थोड़ा बहुत लेट भी हो रहा है, कंसीव नहीं गाय कर रही हैं, तो वो गाय आपको समय दे देती हैं कि अच्छे से ब्रीडिंग आप 2-4 महीने एक्स्ट्रा भी ब्रीडिंग में टाइम ले लिए तो बहुत ज्यादा घाटा नहीं सहना पड़ता। तोड़ेंगी नहीं आप? हाँ, तोड़ेंगी नहीं फाइनेंशियली। एक बात और आता है, आप कह दिए कि गाय अगर रिपीट करती है। हाँ हाँ। और डेयरी फेल होने का एक ये भी रीजन होता है कि हमारी गाय बार बार रिपीट करती है। हाँ, बार बार रिपीट। तो इस समस्या आपके फार्म पे अभी तक आई नहीं? अभी तो आई है भैया रिपीट होने की समस्या, और रिपीट होने की समस्याओं से जूझने के लिए मतलब बहुत सारे कर रहे हैं। मतलब जैसे फीडिंग में क्या हुआ, फीडिंग हम लोग चेंज किए, और जैसे सीमन हम लोग ट्रेडिशनल तरीके से लगवाते थे, उसको चेंज करके हम लोग एक एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। एक GPG प्रोटोकॉल नाम की चीज है, उसको हम लोग अपने फार्म पे अप्लाई करने जा रहे हैं। तो देखिए आगे आने वाले टाइम में क्या रिजल्ट रहता है। अभी कुछ गायों में है, मतलब 2-3 गाय कंसीव की है, बहुत ज्यादा गायों में रिपीट ब्रीडिंग की समस्या नहीं आई है। अच्छा, मतलब कि इससे भी आप इजाद पाया जा सकता है? हाँ हाँ बिल्कुल। और घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आधुनिकता है, AI का दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है, कुछ न कुछ नया निकल के आएगा। और रिपीट ब्रीड की वजह से फार्म बंद करने का जरूरत नहीं है। हाँ, सिस्टम सेट होने वाला है। बहुत सारी चीजें हैं, आप उस पर ध्यान से देंगे तो मतलब चीजें सॉल्व हो सकती हैं।
बहुत रीजन होते हैं रिपीट ब्रीडिंग के, उन ब्रीडिंग के रीजंस पे आप काम करेंगे तो उससे जरूर आपको निजात मिलेगा। समय लग सकता है लेकिन चीजें सही हो जाएंगी। ट्रेनिंग भी जरूरी है? हाँ, ट्रेनिंग बोल सकते हैं आप, जरूरी है। ट्रेनिंग हम भी करना चाहते थे लेकिन एज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय हम लोगों को छुट्टी नहीं मिल पाती, इसलिए अब उसके अभाव में हम लोगों को स्टार्ट करना पड़ा। धीरे धीरे 2 गायों से अब धीरे धीरे सीख रहे हैं। जैसे जैसे मतलब टोटल 14 गाय है? हाँ, इस समय भी करेंटली 14 गाय हैं हमारे पास। जो सबसे हाईएस्ट गाय आपके पास है मिल्किंग वाली, कितने लीटर की है वो? अभी तो फिलहाल हमारे फार्म पे ये 30 लीटर मिल्किंग की गाय है। ये फार्म पे आने के बाद मतलब 30 लीटर हमने मिल्किंग की है इसकी। अच्छा। हाँ, मैक्सिमम यही है गाय। आपने कहा कि फार्म पे आने के बाद? हाँ हाँ। कहीं और ज्यादा करती थी क्या? नहीं, क्या होता है कि मतलब जो व्यापारी होते हैं, जो गाय सेल करते हैं, वो बढ़ा चढ़ा के बताते हैं। अच्छा। तो ये आने के बाद हमारे फार्म पे उन्होंने भी 30 लीटर क्लेम किया और ये गाय आके भी अपने फार्म पे 30 लीटर दी दूध मिल्क। कोई ऐसा गाय है आपके पास जो व्यापारी बताया हो कि देगी 25, आके दी 15? अक्सर मेजॉरिटी ऑफ गायों के साथ यही है कि बोलते हैं कि ये 25 लीटर देंगी, 30 लीटर देंगी। आपके फार्म पे 5 लीटर, 7 लीटर, 8 लीटर उतने का वेरिएशन आ ही जाता है अक्सर। जो भी व्यापारी हैं, अभी इसी गाय को बता के 25 लीटर उन्होंने दिया था लेकिन ये अभी 20 लीटर पे है। और किसी गाय को जैसे इनको 20 लीटर बता के दिया तो ये 17-18 पे है। ये थोड़ा बहुत वेरिएशन आता है, बहुत कम ही चांस होता है कि मतलब जो जितना क्लेम करें वो उतना मिल्किंग तो आपके फार्म पे हो जाए। इससे कैसे बचा जाएगा? इससे मतलब एक तो है कि मतलब आपकी मजबूरी है, उनके बात पे भरोसा हो या ना हो, जब आप फार्म स्टार्ट करेंगे तो आपको परचेस करना ही पड़ेगा गाय। बाद में जाकर आप ब्रीडिंग पे काम करेंगे तो इन चीजों से बचा जा सकता है, लेकिन इनिशियली मतलब आप उसकी ब्रीडिंग पे ध्यान दीजिए और उसका दांत चेक कर लीजिए कि कितने ब्यात की, बहुत ज्यादा टाइम की तो नहीं है। आप ब्रीडिंग देख लीजिए और उसका ब्यात चेक कर लीजिए और बॉडी स्कोर उसका देख लीजिए। आप अपने से विजुअलाइजेशन करिए कि ये कितना मिल्क कैपेसिटी कर सकती है, उनके बात पे न जाकर। कुछ अगर लक्षण आपको पता हो, जैसे कुछ सिम्टम की इस तरीके की गाय होनी चाहिए, इस तरीके की गाय है तो अच्छा दूध करेगी। हाँ, ये जो HF गाय होती हैं उनमें क्या होता है कि ये कान जो है ये बहुत छोटे स्मॉल साइज में होते हैं। अच्छा। और इन लोगों का क्या होता है कि मतलब कलर, एक तो कलर आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट होती हैं तो वो HF मानी जाती हैं। और ब्रीड चेक करने का क्या है कि कान इनके छोटे होते हैं और इनका जो अडर होता है वो पिंक होता है। टीथ भले भी दूसरा कलर का हो सकता है लेकिन मेजॉरिटी ऑफ जो अडर होता है वो पिंक होता है। अच्छा। और जो पूंछ होती है वो घुटने से ऊपर देखी जाती है, मानी जाती है कि हाँ, मांस वाला पोर्शन अगर घुटने के ऊपर है तो वो बढ़िया ब्रीड में है। और एक अडर भी होता है कि कॉम्पैक्ट अडर मिल जाए तो बहुत बेहतर है। इसको आसान भाषा में समझाइए। कॉम्पैक्ट अडर का मतलब ये होता है, हम बता देते हैं, छोटा अडर होना चाहिए। अच्छा, हम लोग पहले इस मिथ्या में थे यार कि अगर गाय का खूब बड़ा अडर होगा तो खूब ज्यादा दूध भरा होगा और दूध खूब जाम देगी, मगर एक गलत था ना। हाँ, ये गलत धारणा है। ऐसा नहीं होता है। कॉम्पैक्ट अडर है तो मतलब जो गाय का बड़ा थन होगा वो गाय उससे ज्यादा दूध दे सकती है जिसका कॉम्पैक्ट अडर होगा। जो छोटे थन वाली भी गायें बहुत अच्छा दूध करती हैं अगर वो ब्रीडिंग में है तो। ब्रीड की गाय है तो छोटा भी थन रहेगा वो ज्यादा मिल्किंग करेगी एक बड़े अडर के गाय की। अच्छा, बड़े अडर में क्या प्रॉब्लम आता है? बड़े अडर में ये प्रॉब्लम आता है कि उनको मैस्टाइटिस होने का थोड़ा सा ज्यादा चांसेस होती हैं। कॉम्पैक्ट अडर में क्या होता है कि गाय को उठने बैठने में भी दिक्कत नहीं होती है और मैस्टाइटिस का भी कम चांसेस होता है। कम होता चांसेस। और आसान भाषा में आप ये समझें कि जो घुटना होता है, घुटना के ऊपर कागर हो तो ठीक है, उसको मान लीजिए कि कॉम्पैक्ट अडर के क्राइटेरिया में थोड़ा बहुत चारों थन 4 जगह हो, एकदम थार के पहिए की तरह, जैसे अमूल भैया पीछे हैं तो 4x4 हो तो सही है। हाँ मुझ भाई, बिल्कुल। और कुछ सिम्टम? और भैया मतलब ब्रीडिंग के पर्पस से क्या चीज़? सर क्या है ना कि जो हमारे युवा हैं, आपकी वीडियो देख रहे होंगे ना, तो मतलब क्या होता है कि जिसको सीखना होता है, हम भी देखते हैं, और जिसको फार्म करना है तो जब ये नहीं टूटा बेचारा सर्च कर दिया कोई वीडियो, सोचता है कि किस वीडियो से क्या मिल जाए। तो हम लोग सोचते हैं कि जो वीडियो देखे तो कुछ उसको मिल जाए। नहीं, पहला तो जैसे स्टार्टिंग कोई न्यूली कमर है तो वो सोचे कि मतलब पहले वो उसको फ्रेश ब्यात में मिले। पहले दूसरे तीसरे ब्यात तक की ही गाय परचेज करनी चाहिए, क्योंकि जितनी हष्ट पुष्ट मतलब फ्रेश गाय रहेगी उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा होगी। आइए हम लोग एक गाय पे एग्जाम्पल लेते हैं।
इसी गाय पे एग्जांपल जैसे ले लीजिए, लेते हैं ना, उस वाली पे ये मैं भी कुछ बता दूंगा ना। हाँ बिल्कुल, आइए बड़ी वाली पे आते हैं। अंबुज भाई आप भी आ सकते हैं अगर। आ जाइए अंबुज भाई आप भी। देखिए अंबुज भाई भी हैं, और आ जाइए। अंबुज भाई को तो आप पहचानते होंगे, आदर्श भाई अंबुज भाई के मित्र हैं। इस पे हम लोग आज बात करते हैं इस गाय को लेकर के। ये गाय थोड़ी बड़ी ऑर्डर की है, मगर ऑर्डर के बारे में बात कर ली है। 2-3 चीज़ हम लोग और अपने तरफ से मैं ऐड कर देता हूँ, जहाँ तक मुझे एक्सपीरियंस है, और एक्सपीरियंस कहीं से है नहीं, इन्हीं लोगों का एक्सपीरियंस मैं आप तक साझा करता हूँ। जैसे ये इस गाय को आप पकड़ लीजिए, अगर हैवी मिल्किंग गाय होगी तो इनके जो पसलियों में गैप ज़्यादा होगा। हाँ ये है एक ब्रीडिंग पहचानने का। हाँ, ये एक अच्छा तरीका है। आप देखिए इसमें 3 अंगुली आराम से जा रही है, इसमें 1 अंगुली कम जाएगी, ऐसे करके एक कम होता चला जाएगा। ये भी एक बहुत अच्छा होता है। अच्छा, यहाँ से लेकर के ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक रैम्प एरिया, नीचे को कर्व नहीं होना चाहिए, स्ट्रेट हो, सीधा हो, बढ़िया है। अगर नहीं सीधा हो, कुछ गाय में नहीं होता है। हाँ नहीं, थोड़ा कछुआ की तरह ऊपर हो, चल जाएगा। धनुआ कार्य से कहीं कहीं भोजपुरी भाषा में बोलते हैं, और पुरानिया लोग बोलते हैं। दूसरी चीज़, बैलों में लोग देखते थे कि गोल खूर। हाँ गोल खूर। हाँ। उसके पीछे का बस एक रीजन था, जानते थे क्या था? गोल खूर तभी हो सकता है जब इसका लेग स्क्रू स्टैंड हो, सीधा हो। सीधा होगा ना तो क्या होगा कि ये जो आगे वाला पोर्शन बार बार टूटता रहता है, खूर वैसे भी गोल हो जाती है। नहीं बिल्कुल। तो इसका जो पिछला पैर हो सीधा हो, ये ज्यादा बेटर होगा। नहीं बिल्कुल ना, फ्रेम की थोड़ी चौड़ी हो। आप बिल्कुल सही। तो यही सब छोटे छोटे लक्षण है, और क्या। और मिल्क वेन तो आप लोग सभी लोग जान गए हैं मिल्क वेन के बारे में। तो यही सब चीजें, कान में बाल ज्यादा हो, कान छोटे हों, यही होता है ना। हाँ बिल्कुल भैया। आइए आइए। ये क्या है, जर्सी और एचएफ क्रॉस में है ये ब्रीड। और एक चीज और, यहाँ पे जो इनका ये, हाँ उस पे इस गाय पे आप दिखाइए। इस गाय पे देखिए, ये बाल भी एक ब्रीड का पहचान बनता जा रहा है। इसका और अच्छा है, ये ज्यादा ब्रीड में है। जितना ज्यादा ब्रीड में होंगी उतना ज्यादा। देखिए हाँ, ये 2 दांत की बच्चियां भी है। ये बाल भी ब्रीड का पहचान है भाई, ये बाल भी कटवाइए मत, ये बड़ा अच्छा चीज है। नहीं भैया। और आदर्श भैया, और कुछ बताइए हमारे जो युवा किसान हैं उनके लिए। अच्छा, इतने गायों से कितना दूध हो जा रहा है अभी भैया? हाल में तो मतलब 1 क्विंटल एक टाइम का हो जाता है, मतलब दिन का 2 क्विंटल दूध हो जा रहा है आराम से। हाँ बिल्कुल भैया। अच्छा, हम देख रहे हैं ये पाइपलाइन, वाटर पाइपलाइन है। हाँ भैया। तो इसमें ऑटोमेटिक पानी वाला सिस्टम है? हाँ भैया, एक एक्सपेरिमेंट के लिए हम लोग लगाए भी हैं, काऊ वाटर बाउल इसको बोलते हैं। हाँ। ये गाय क्या है कि ऑटोमेटिक 24 घंटे अपनी इच्छा से पानी पी सकती हैं। इसका एक्सपेरिमेंट के लिए हम लोग किए कि ये गाय तोड़ रही है कि नहीं। अब इसमें क्या करेंगे कि रिस्पांस इसका बढ़िया आया, अब सारी गायों को धीरे धीरे लगवाएंगे। जब इनको चाहे फ्रेश पानी, हाँ फ्रेश पानी अवेलेबल हो जाएगा, फ्रेश पानी मिल जाए। और इनको अगर खुला रखने का व्यवस्था कर लिया जाए, फ्री रेंज का, तो और बेटर होता है। नहीं, मुक्त संचार रहे तो और बेटर है भैया। और आपके शब्द थोड़े प्रोफेशनल हैं। हम किसानों से मिलते हैं तो सोचते हैं कि इनको आसान भाषा में समझाया जाए। नहीं, अच्छा, एक चीज हम देख रहे हैं कि आपके फार्म में जो बछड़ियां हैं, उनको आप मोहरी नहीं लगाए हैं, इसके पीछे कोई साइंटिफिक रीजन है? और नहीं भैया, मोहाड़ी मतलब हम लोग प्रेफर नहीं करते हैं। जो ज्यादा बछिया उदंत होती है उसी को लगा देते हैं कि थोड़ा कंट्रोल में रहे वो बछिया। अच्छा, मोहरी से ग्रोथ पे असर पड़ता है। अच्छा। अगर आप नहीं लगाते हैं, हाँ, और जिसको लगाते हैं, दोनों में ग्रोथ में फर्क दिखेगा। हाँ नहीं, हो सकता है भैया। और शुरुआत में तो इनकी आंखों से पानी भी आता है। अच्छा, मोहरी लगाने से। अच्छा। तो मोहरी भी बड़ा एक छोटी छोटी चीजें हैं। नहीं बिल्कुल, जो लोगों को जानना होगा, और धीरे धीरे लोग जान भी जाएंगे। तो ओवरऑल इस फार्म से कितना बचत कर लेते हैं आप? अभी फिलहाल भैया, जैसे आप फ्रेश गाय ले आते हैं तो जैसे 2 क्विंटल दूध हो रहा है तो लाख रुपए के समथिंग मतलब आप बचा लेते हैं। अच्छा। स्टार्टिंग में। अभी जैसे जैसे वो ड्राई पीरियड में जाती है वैसे वैसे इनकम कम होती जाती है। अगर आप गाय रोटेशन में लाते रहें, जैसे एक ड्राई में गई और एक नई गाय आप ले आए, तो वो अच्छा होता है कि आपका फ्लो रोटेशन में बना रहता है। 1 लाख रुपए का आसपास समथिंग मान ले कि 1 लाख रुपया। हाँ, ऊपर नीचे। हाँ, ऊपर नीचे बच जाता है। और चलिए, आदर्श भाई से एक छोटा सा मुलाकात रहा और एक छोटा सा साक्षात्कार रहा। हम लोग फिर मिलते रहेंगे, भाई हैं, बंधु हैं, मित्र हैं, तो मिलते रहते हैं। और अगली वीडियो में और अच्छे तरीके से वीडियो को बनाया जाएगा और विषयों पे चर्चा किया जाएगा, सीमन पे, और इनके और भी जो, हाँ उसका भी तब तक रिजल्ट आ जाएगा ना। हाँ बिल्कुल, जीपीजी का भी रिजल्ट आ जाएगा। जीपीजी का भी रिजल्ट आएगा। फिर उसके बाद शैलेज अपना एक खुद का बनाते हैं,
तो बहुत सी चीज़ें बची हुई हैं जो अगली वीडियो में हम लोग कवर करेंगे, क्योंकि हम लोग वीडियो को लंबा खींचना नहीं चाहते हैं। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, अब तक का बने इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।